हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द क्लास ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, मैं समीक्षा आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के, और हम कवर करते हुए चल रहे हैं मेजर लिस्ट और इंडेक्सेस। ठीक है, आज हम ऐसे ही हम एक और रामसर वेटलैंड्स कवर कर रहे हैं, हमने टाइगर रिजर्व्स करे हुए हैं। हमारा एग्जाम बस परसों ही है, तो फटाफट गो थ्रू वाली चीजें आप लोगों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, इसीलिए आपके हेल्पिंग हैंड के लिए मैं आ गई हूँ और आपको ये बता रही हूँ कि क्या क्या मेजर लिस्ट है जो फटाफट आप गो थ्रू हो जाओगे। आपको बुक्स और वो खोलने की कोई जरूरत नहीं है। वॉच दिस क्लास और आपको इजीली सब कुछ फटाफट याद हो जाएगा। मैंने बेसिक ट्रिक्स भी बताई है, कहाँ कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे रामसर वेटलैंड्स है, उसमें मैंने बताया है कि कौन सी रिवर कहाँ है, ये वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लार्जेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट क्यों है। ठीक है, जो उसका बेसिक बहुत स्पेशलिटी है। ऐसी टाइगर रिजर्व्स हैं, इंपॉर्टेंट स्पीशीज मैंने कवर करी है। मैंने आपको एक रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस की भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है मेजर रिपोर्ट्स के बारे में, कौन उसको रिलीज करता है, इंडिया का क्या रैंक है। एज पर द लेटेस्ट डेट ऑफ द 2025 हमने ये सारी मेजर क्लासेस कवर करी है। ठीक है, फटाफट गो थ्रू हो जाइए, आपको बुक्स खोलने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट से ऑलरेडी इतना कवर करते हैं, उनको ही हमें एक्चुअली रिवाइज करने में इतना टाइम लग जाएगा। तो ये रिपोर्ट्स बस देख जाओ, ये क्लास दैट इज इनफ। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट कन्वेंशंस और उनके प्रोटोकॉल्स। ठीक है, क्या क्या कन्वेंशंस हुए हैं, कब हुए हैं, किस ईयर में हुए हैं, वो हम सीरीज वाइज देखते हुए चलेंगे, डेट वाइज उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या काम करना है, बस वही इंपॉर्टेंट, क्या पर्पज है, क्यों वो कन्वेंशन हुआ, क्यों वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन हुआ एनवायरमेंट रिलेटेड। ओके, सो लेट्स गो। एनवायरमेंट कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, पहली बात तो देखो, ये एग्रीमेंट्स जो हैं वो कुछ लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन से, या आपकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की एजेंसीज हैं, ठीक है, वो मिलके सर्टेन एग्रीमेंट्स करे हैं। हर हर ईयर जिसमें जो नीड पड़ी उस टाइम कन्वेंशंस हुए। पार्टीज मतलब उसको कहते हैं हम सीओपी। ठीक है, अभी हाल ही में सीओपी 29 हुआ था। ठीक है, लेटेस्ट जो है सीओपी 20 कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। ठीक है, क्या होता है कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये एक तरीके मतलब ये सारे कंट्रीज बैठते हैं और एनवायरमेंट रिलेटेड कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन होता है या कुछ एजेंडा डिसाइड होता है इन में। ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये जो है सीओपी 29 हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ था, लेटेस्ट बाकू में। ओके, ये याद रखना। ठीक है, इसकी मेरी एक शॉर्ट वीडियो है, उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा है सीओपी 29 क्या हुआ है, लेटेस्ट है। ठीक है, कौन इसको रिलीज करता है, मतलब कौन इसकी हेड बॉडी है, यूएनएफसीसीसी। ठीक है, वो इसके अंडर में सीओपी होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सारी पार्टी, सारे पार्टीज क्या, सारे पार्टीज वो कंट्रीज, ठीक है, जो आपके यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, ये मिलते हैं। एनवायरमेंट पर्पज पे जो एजेंडा जो पर्टिकुलर डिसाइड होता है, एग्रीमेंट होता है, ये सारे प्रोटोकॉल्स, कुछ प्रोटोकॉल साइन करने हैं वो ऐसे ही हुए, ये सब कन्वेंशन से हुए। ठीक है, चलो कॉन्फ्रेंसेस हुई है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि इसमें देखो कुछ बाइंडिंग एग्रीमेंट्स भी होते हैं कि कंट्रीज को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ नॉन बाइंडिंग भी होते हैं। बेसिकली कन्वेंशंस होते हैं, प्रोटोकॉल साइन होते हैं फॉर द एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, कोई पर्टिकुलर ईयर में देखा गया कि ये एनवायरमेंटल इशू चल रहा है, तो सारे कंट्रीज फॉर द वर्ल्ड सेफ, फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है, वो मिलते हैं और कंट्रीज डिसाइड करते हैं पर्टिकुलर एजेंडा, कोई प्रोटोकॉल साइन होता है और उसके तहत वो पर्पस फॉलो होता है। ठीक है, चल, कन्वेंशन होता है एक तरीके से फॉर्मल एग्रीमेंट कंट्रीज के बीच में, और उसके जर्नल प्रिंसिपल होते हैं। और प्रोटोकॉल इज अ ट्रीटी। ठीक है, जो एक तरीके से मॉडिफिकेशन होता है कन्वेंशन में, कि हमने कन्वेंशन किया था, ये डिसाइड हुआ था इस पर्टिकुलर ईयर में, हम लोग मिले थे कंट्रीज, उसके आगे हमें कुछ और पर्पस ऐड करने हैं जो अगले साल 2 साल में कुछ देखने को मिल गए। ठीक है, तो वो होता है प्रोटोकॉल, कि हम वो ट्रीटी साइन करते हैं उस चीज को और आगे सेव करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत से प्रोटोकॉल भी हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था 1972 में। ठीक है, कब हुआ था, क्यों हुआ था, देखो, यूनाइटेड नेशन आपका सेटअप हुआ है 1945 में। ठीक है, 1945 से पहले कोई कन्वेंशन आपको नहीं देखने मिली। यूनाइटेड नेशन आया था आपका 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, ठीक है, 1945। आ रही बात समझ में, कब आया था, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बॉडी जो है वो सेटअप हुई थी, 24 अक्टूबर
1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद से धीरे धीरे कुछ मीटिंग्स होने लगी, ठीक है, समझने लगे, एजेंसी सेटअप होने लगी। फिर 1972 में एक बेसिक कन्वेंशन हुई, सारे कंट्रीज मिले, ठीक है। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में हुई थी, इसलिए उसका नाम है स्टॉकहोम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, कहाँ हुई थी? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट आपसे मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, ठीक है। 1972 में हुई थी, मेजर इंपॉर्टेंट। कहाँ हुई थी? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में, स्वीडन में, ठीक है, 1972 में। इट्स अ फर्स्ट ग्लोबल मीटिंग जो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, पहली एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए पहली मीटिंग हुई थी अंडर यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसके अंडर हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। मतलब कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत सी पार्ट, सारे कंट्रीज मिले थे, मेजर कंट्रीज 193 कंट्रीज हैं, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज मिले और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग सबसे पहली मीटिंग हुई थी वर्ल्ड में, वो स्टॉकहोम थी, ठीक है। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में, वहां पे ये मीटिंग हुई थी 1972 में, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जो है एक डेक्लेरेशन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 26 रूल्स डिसाइड किए गए थे। कितने? 26 रूल्स बनाए गए थे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। किसके अंडर हुई थी? मैंने ये बताया आपको, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, जो अर्थ पे हो रहे ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज, मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज जो भी चल रहे हैं, पोल्यूशन रिलेटेड व्हाट्सएवर, अलग अलग उसके रिगार्डिंग जो मिलते हैं, उसके अंडर में मिलते हैं, तो जिस जगह मिल रहे हैं उसके नाम पे वो कन्वेंशन और वो सब हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, स्टॉकहोम में मिले, पहली मीटिंग करी अंडर यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, 1972 में। और हुई स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? स्वीडन में। ओके, आ रही बात समझ में? इन्होंने 26 रूल डिसाइड करे थे कंट्रीज में मिलके कि 26 रूल बनाएंगे हम, ठीक है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में 26 रूल्स हैं रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ओके, ये इसका थोड़ा पहले आ गया, चलो 1971, ठीक है। आगे वैसे सीरीज वाइज ही है। रामसर कन्वेंशन हुआ था, वो आपको पता ही है, 1971 में हुआ है। मेरा रामसर वेटलैंड साइट का वीडियो भी देख लेना, उसमें सारी साइट्स बता रही थी। टोटल अभी तक कितनी साइट्स हैं इंडिया में? जो है 89 साइट्स हैं, ठीक है, ये इंडिया की है लेटेस्ट। इंडिया में टोटल 89 साइट्स हैं, ठीक है, रामसर वेटलैंड साइट्स। आ रही बात समझ में? ये है ये काम करता है वही कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। रामसर साइट्स जो बनती हैं कि हाँ ये वेटलैंड्स है इस पर्टिकुलर कंट्री में, कौन सा एक डायरी तो होगी मेंटेन करनी, तो वो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आता है रामसर के कन्वेंशन के अंदर, रामसर साइट्स का लिस्ट है, ठीक है। जितनी भी एंडेंजर वेटलैंड साइट्स है सारी, उन सब की लिस्ट किस में है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1971 में ही आया था ये भी, ऑफ कोर्स, ठीक है। और ये क्या रिकॉग्नाइज करता है? वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैट इज रामसर साइट्स। क्यों इसका रामसर है? वही रामसर जगह है ईरान में, ठीक है, वहां पे ये बना था, मतलब ये डिसाइड हुआ था, वहां पे ये कन्वेंशन हुआ था। रामसर जगह है ईरान में, ईरान में ये कन्वेंशन हुआ था रामसर में, इसलिए इसका नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन, ठीक है। 1971 इंपॉर्टेंट, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1973 में हुआ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, दैट इज CITES, ठीक है। कन्वेंशन हुआ है रिगार्डिंग द सेफगार्डिंग ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो इलीगल ट्रेड चल रही है एनिमल्स की, प्लांट स्पीशीज की, ठीक है, और वो अब रिस्क पे है, तो उस रिगार्डिंग साइट्स डेवलप हुआ। साइट्स इसके लिए काम करता है कि इलीगल ट्रेड रोकेगा ऑफ एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज की, ठीक है। ये डायरेक्टली एनिमल्स को सेव नहीं कर रहा है, बल्कि ये डिमांड कम कर रहा है जिससे हंटिंग कम हो, और जो कंट्रीज में इलीगल अलग सप्लाई हो रही है, ठीक है, एनिमल या प्लांट स्पीशी की, वो इलीगली बंद हो, ठीक है। तो जो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है वो कौन कर रहा है? अगर कहीं इलीगल ट्रेड होता है वो कहाँ, किसके अंडर आएगा? साइट्स के अंदर, SITES, ठीक, CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। कब हुआ ये? 1973 में। ये एजेंसी पर्टिकुलर इस पे काम कर रही है, ठीक है, फॉर स्टॉपिंग द इलीगल ट्रेड। अरे भाई वो इलीगल ट्रेड है, स्पीशीज ही खत्म हो जाएंगी, ठीक है, तो कोई तो होना चाहिए देखने के लिए, वही चीज। साइट्स 1973 में हुई, ठीक है। इंडिया इज अ मेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, स्टेटमेंट है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ साइट्स,
या इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, दो स्टेटमेंट आ गई। एक तो साइट्स के बारे में पूछ लिया कि ये स्टॉप इलीगल ट्रेड को स्टॉप करता है, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया इंडिया इज अ मेंबर ऑफ CITES कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। यस, कब बना? 1976 में बना था। यस, देखो तीन क्वेश्चन तो मैंने बना दिए। ठीक है, साइट्स किसके अंदर आता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। ठीक है, 1972 कब? यूएनईपी का जब स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, उसी में डिसाइड हुआ था एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनेगा यूएनईपी के अंदर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जो साइट्स के रूल मानता है प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज, जैसे हमारे बंगाल टाइगर है, इंडिया एलिफेंट है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, प्रोजेक्ट राइनोसोरस चल रहा है, ये सब किसके अंडर चल रहा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट आता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया साइट्स का मेंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो फॉलोज साइट्स रूल्स। ठीक है, साइट्स जो इसके रूल्स फॉलो करता है। ओके, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज 1979, बॉर्न कन्वेंशन हुआ था, डायरेक्ट आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। ठीक है, बॉर्न कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये नैरोबी डिक्लेरेशन। ठीक है, तो बॉर्न कन्वेंशन किससे रिलेटेड है कि माइग्रेटरी स्पीशीज जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो माइग्रेट होके किसी पर्टिकुलर रीजन में आ जाती हैं, तो उनके साथ वो प्रोटेक्शन में रहे, उनकी हंटिंग ना हो, उनका हैबिटेट सिक्योर रहे, क्योंकि वो उनकी लाइफस्टाइल है। भाई वो स्पीशी का रोल है कि वो डाइवर्ट हो रही है, माइग्रेट हो रही है। जैसे देखा गया है कि जैसे राजस्थान में अजमेर और जयपुर के इस रीजन में फ्लैमिंगोज देखी जाती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन रशिया और साइबेरिया के इस रीजन से वो इधर आ जाती हैं। कौन? फ्लैमिंगोस। ठीक है, वो देखा तो दैट इज माइग्रेटरी स्पीशी, वो इनका रोल है, वो उनको स्पीशी को ऐसा बनी है कि वो आएंगी ही। ठीक है, वो चीज है, ड्यू टू सर्टेन क्लाइमेट रीजन, कुछ उनके अंदर होता है, कुछ जेनेटिक रिगार्डिंग है। ठीक है, वो चीज। तो बॉर्न कन्वेंशन इज द वर्किंग फॉर रिगार्डिंग ऑफ द, बस इतना याद रखो, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज। ठीक है, कौन सा कन्वेंशन हुआ था उस रिगार्डिंग? बॉर्न कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, कब हुआ? 1979 में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया ने होस्ट करी थी इसकी मीटिंग, कौन सी कॉप थी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दो 13 नंबर की, COP 13 मतलब 13th नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, रिगार्डिंग कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। ठीक है, उनके रिगार्डिंग कहाँ किया था? गुजरात में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, COP 13 हुई थी, बॉर्न कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के अंडर मीटिंग करी थी, इंडिया ने होस्ट करा था उसको। ठीक है, COP 13 डायरेक्टली किसने होस्ट करा? इंडिया ने। नैरोबी डिक्लेरेशन हुआ 1982 में। ठीक है, नैरोबी डिक्लेरेशन देखो ये जगहों के नाम पे। ठीक है, तो यूएनईपी हुआ था, यूएनईपी के अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था 1972 में। ठीक है, उसके 10 साल बाद हुआ नैरोबी डिक्लेरेशन। ये देखो 10 इयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुई थी स्वीडन में, तो 10 साल बाद वापस रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। ठीक है, 10 साल बाद हुई, कहाँ पे, कहाँ मिले ये लोग? नैरोबी, केन्या। केन्या कहाँ है आपका? अफ्रीका में। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इन्होंने फिर अगले कुछ 10 सालों के लिए बनाई रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टिल द ईयर 2000 और उसके बियॉन्ड, कुछ सर्टेन स्ट्रेटेजी बने। नैरोबी डिक्लेरेशन कब हुआ? 1982 में। ठीक है, ये एक तरीके से 10 साल बाद हुआ रिगार्डिंग द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। 10 ईयर सेलिब्रेट करे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नैरोबी, केन्या में। नैरोबी कहाँ है जगह? केन्या में। केन्या कहाँ है आपका? अफ्रीका। कहाँ है? अफ्रीका। ठीक है, चलो फिर है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में। इट्स अ मल्टी लेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट। क्या काम था इसका? फॉर द ओजोन लेयर, डायरेक्ट आ जाएगा, वियना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इसके रिगार्डिंग, ओजोन लेयर के रिगार्डिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मैंने बताया था, प्रोटोकॉल मतलब ट्रीटी, कि भाई ये कन्वेंशन हुआ था वियना कन्वेंशन 85 में, इसमें कुछ सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस डिसाइड किए थे ओजोन लेयर को कम
मतलब ओजोन लेयर कम हो रही है ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन हुआ। अब थोड़े टाइम बाद देखा गया यार इसमें तो और कुछ रूल्स की जरूरत है। वियना कन्वेंशन हुआ 1985 में, ठीक है, तो एडिशन ऑफ रूल्स वो हुआ मोनेट्रल प्रोटोकॉल, ये ट्रीटी साइन करी कि हमको कुछ और रूल्स ऐड करने हैं, ठीक है, तो वो 1987 में हुआ। वियना कन्वेंशन का फॉलोड अप क्या है, मोनेट्रल प्रोटोकॉल। मोनेट्रल प्रोटोकॉल हुआ आपका 1987 में, ये इंपॉर्टेंट है, साइन करा 87 में, ठीक है, पर उसके जो रूल्स बनते गए वो बनने में कुछ टाइम लग गया और अराउंड 89 में वो रूल्स पूरे बन गए, ठीक है। तो ये याद रखना, ये बना तो साइन तो 1987 में हुआ था, पर रूल्स उसके कब से लागू होना चालू हुए, फ्रॉम 1989, ठीक है। तो क्या मेजर रूल, ये ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने काम करा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन आना चाहिए, सारे कंट्रीज मिलकर काम करें, ठीक है, अपने कंट्रीज में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए फॉर कार्बन एमिशंस के, इतना इतना ही रिलीज कर सकते हैं, इतना परसेंट, जिससे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते। और एडिशन रूल्स करने थे तो मोनेट्रल प्रोटोकॉल आया 1987 में, साइन किया, 89 तक रूल्स आए। इसमें क्या और एडिशन लाए कि जो आपके CFCs और HFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, से थोड़ा जो आपके एसी, जो आपके एयर कंडीशनर से निकलती है ना गैसेस, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, ठीक है, तो उनसे और ओजोन लेयर को इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये CFCs और HCFCs के बारे में वीना कन्वेंशन में डिसाइड नहीं हुआ, तो इनके रिगार्डिंग रूल्स ओजोन लेयर से रिलेटेड है, तो वो लाए गए मोन्यूट्रल प्रोटोकॉल में, ठीक है, कि एम्स टू रिड्यूस प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो क्या है ओजोन को डिप्लीट कर रही है सबसे ज्यादा, मतलब कम कर रही है उस लेयर को, CFCs और HFCs, ठीक है। तो मोनेट्रल प्रोटोकॉल में इसके रिगार्डिंग रूल्स आए, ठीक है, CFCs और HCFCs। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर के लिए काम कर रही है, ये भी ओजोन लेयर के लिए काम कर रहा है मोनेट्रल प्रोटोकॉल, पर इसमें और एडिशन ऑफ रूल्स आए वियना कन्वेंशन के बाद। इंडिया ने कब एक्सेप्ट करा है, मतलब इंडिया ने कब साइन करा है मोनेट्रल प्रोटोकॉल, 1992 में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइट्स इंडिया ने कब साइन किया था, 1976 में। मोनेट्रल प्रोटोकॉल कब साइन किया इंडिया ने, 1992 में, ठीक है, 89 में आया रूल्स और इंडिया ने 1992 में साइन करा, ठीक है। उसके बाद आईपीसीसी आया 1988 में, कौन लेके आया, बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, वर्ल्ड, ये वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ढंग से देख लो यहाँ पे, WMO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला मैंने, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, WNO और UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वो हमको पता है, ठीक है। तो इन दोनों ने IPCC लेके आए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेगी। भाई जो क्लाइमेट बदलता गया, अब हमने देखा ना ओजोन लेयर का आया, फिर और क्लाइमेट का देखा गया, तो IPCC आया, वो रिपोर्ट्स बनाएगा, ठीक है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स बनाएगा कि क्लाइमेट चेंज में क्या रिस्क आ रहे हैं और क्या इम्पैक्ट्स होंगे, क्या मिटिगेशन पर्पसेस हमको देखने चाहिए फॉर द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्या काम करना चाहिए। तो WMO और UNEP लेके आया है IPCC, ये याद रखना, 1988, किसके लिए काम करता है, रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज रिस्क, ठीक है। उसके बाद आया 1989 में बेसल कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्न कन्वेंशन रिगार्डिंग द माइग्रेटरी स्पीशीज, बेसल कन्वेंशन रिगार्डिंग द हजार्डस वेस्ट, ठीक है, जो शिप्स जाते हैं, ठीक है, जो ट्रेड पर्पसेस होते हैं, उस वजह से जो ये लोग पानी में पोल्यूशन कर रहे हैं कि भाई वेस्ट फेंक देते हैं, बीचेस पे जो वेस्ट देखने को मिलते हैं, उससे एक्वेटिक स्पीशीज जो है हैम्पर हो रही है। तो बेसल कन्वेंशन इस रिगार्डिंग ही काम करता है, जो हजार्डस वेस्ट होते हैं, हजार्डस वेस्ट कौन से होते हैं, जो बहुत हाई रिस्क वाले वेस्ट होते हैं, ठीक है, आपके केमिकल वेस्ट, जो आपके इंडस्ट्री से केमिकल फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज है काम कर रही हैं, तो जो केमिकल तो निकल रहा है, चलो जो उनका वेस्ट मटेरियल, पर वो वेस्ट मटेरियल नदियों में आके मिल रहा है, ठीक है,
तो उसको रोकने के लिए बेसल कन्वेंशन काम कर रही है। बेसल कन्वेंशन नॉर्मल वेस्ट के लिए काम नहीं कर रही है, किसके लिए काम कर रही है? हजार्डस वेस्ट। जो आपके मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट कैसे होगा? रिवर में जाके मिल रहा है, लेक्स में जाके मिल रहा है, कि केमिकल की फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज से रिलीज हो रहा है वो केमिकल वेस्ट, जाता है ऐसी बह गया और नदी में जाके मिल रहा है। तो वो हजार्डस है ना एनवायरनमेंट के लिए, बहुत ज्यादा, मतलब इट्स लाइक केमिकल वेस्ट, तो इट्स बहुत ज्यादा रिस्की है फॉर द एनवायरनमेंट। तो बेसल कन्वेंशन इसके लिए ही काम कर रहा है। ठीक है, कब आया? 1989 में। किसके लिए काम कर रहा है? हजार्डस वेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आ गया आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी 1992 में आया था। यूएनईपी जो मिला था 1992 में आया था, उसके अंडर आपके स्टॉकहोम कन्वेंशन आई थी, नैरोबी कन्वेंशन भी कह सकते हैं, पर वो आपकी 1982 में आई थी। ठीक है, अब ये देखो यूएनईपी, ठीक है, यूएनईपी प्रोग्राम है, उसके अंदर स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुई? 1972 में। ठीक है, फिर 10 साल बाद, आफ्टर 10 इयर्स, ठीक है, कौन सी हुई? नैरोबी कन्वेंशन। कब हुई? 1982 में। आ रही बात समझ में? कब हुई? 1982 है ना। फिर हुए 10 साल, वही 10 साल का ये सेलिब्रेट करते हैं, तो 1992 में हुआ यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसीसी फॉर्म हुआ 1992 में। यूएनईपी 1972 में फॉर्म हुआ है। ठीक है, एक तरीके से उसके अंदर ही कन्वेंशन हुई है। ठीक है, यूएनएफसीसी 1992 में फॉर्म हुआ है। ठीक है, और इसके अंडर ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चालू हुई, सीओपी, कॉप। और अभी लेटेस्ट कौन सी? 29 नंबर, मतलब 29th बार मीटिंग हुई है अंडर यूएनएफसीसी। ठीक है, जो किसके लिए काम कर रहा है? ये 1992 में, ये भी 10 साल बाद हुआ है। ठीक है, आफ्टर 10 इयर्स। आ रही बात समझ में? 1972, फिर 82, फिर 1992। ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये क्या देखेगा? ये देखेगा कि क्या मेजर कॉजेज हैं एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, ये जो होती है ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर को डेंजरस कर रही है, कम हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन कम दिख रहा है, उससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। तो क्या करा जा सकता है? ठीक है, ये ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस करवाता है। ठीक है, इसके अंडर सीओपीज मिलती हैं, कॉप, और पर्टिकुलर कार्बन एमिशन कितना होगा कंट्रीज का, कितना क्या रिलीज होगा, कितना परसेंट आप कंट्री को अलाउ है रिलीज करना, उससे ऊपर कर देंगे तो वही आपका कार्बन टैक्स लगने लग जाएगा। ठीक है, वो चीज है। तो यूएनएफसीसी के अंदर कॉप्स मिल रही हैं आफ्टर 1992, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दैट इज सीओपी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब होता है, पार्टीज मतलब मेंबर कंट्रीज, मतलब कंट्रीज, पार्टीज मतलब कंट्रीज। ठीक है, ये कंट्रीज का कॉन्फ्रेंस होता है। और सीओपी किसके अंडर काम कर रही है आपकी? ये कॉन्फ्रेंस किस एक पर्टिकुलर पर्पस होता है ना, कि हाँ सीओपी मिल रही है तो किस पे बात करेगी? रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। किस पे बात करेगी? रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और सर्टेन नेगोशिएशंस डिसाइड करेगी कि इतना परसेंट रिलीज करना ये अलाउ है कंट्री को, इतने एमिशंस कम करने पड़ेंगे, इस कंट्री को इतने एमिशंस कम करने पड़ेंगे। अगर उससे ऊपर जाता है तो सर्टेन टैक्स रेगुलेशंस क्या लगेगा, वो सब यू कॉप जब कॉन्फ्रेंस होती है तब डिसाइड होता है। ठीक है, किसके अंडर काम करती हैं ये कॉप्स? किसके अंदर आ रही है कि भाई क्लाइमेट चेंज कैसा लिया? यूएनएफसीसी के अंडर, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इनके एनेक्शंस होते हैं। एनेक्शन वन कंट्री जिसमें डेवलप नेशंस आते हैं, जिनके ऊपर बाइंडिंग होते हैं वो कमिटमेंट्स, जो मान ली। नॉन एनेक्स कंट्रीज वो जो डेवलप नेशंस आते हैं, उन पे बाइंडिंग नहीं होते हैं कि मानना है या नहीं मानना है, इट्स अ वॉलेंट्री कमिटमेंट्स। ठीक है, इसके अंडर में देखो क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, मतलब 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, जो इस रिगार्डिंग ही काम कर रहा है। उसमें थोड़े और रूल्स और रेगुलेशंस ऐड हुए थे, जिसपे क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो ट्रीटी साइन हुई थी क्योटो में। क्योटो इज इन जापान, क्योटो इज इन जापान, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ है 2015 में। ठीक है, कहाँ है पेरिस? फ्रांस में।
ये 2000 चालू 2000 देखो 2000, ये 1992 हो गया। 2000 में एक एमडीजीज आएंगे, ठीक है, एमडीजीज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये एनवायरनमेंट के लिए काम करेंगे, ठीक है। इसमें होते हैं टोटल 8 गोल्स जिसके लिए काम करते हैं। ये 15 साल तक के लाए थे, 2015 तक, ठीक है। फिर 2015 में भाई अब ये गोल्स पे हो गया, कितना अचीवमेंट किया वो मिलते रहे और ये लोग डिसाइड करते रहे। इसमें थे टोटल 8 गोल्स जिस पे काम करना था, ठीक है। फिर 15 साल तक था ये चीज। तो फिर 2015 आ गया 2000 के बाद। तो 2015 में भाई 2015 में पेरिस में मिले कि अब क्या करना है। तो 2015 में फिर 15 साल तक के लिए 17 गोल्स लाए, 17 गोल्स और 169 टारगेट्स। उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं एसडीजीज। क्या कह रहे हैं, एसडीजीज। याद है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब तक डिसाइड करें इन्होंने, अगले 15 साल। अगले 15 साल कब खत्म होंगे, 2030। तो उसमें 2030, ठीक है। एसडीजीज 2030 तक है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ जिसमें एसडीजी गोल्स डिसाइड करे गए कि हमें 2030 तक ये पर्टिकुलर 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं जिस पे हमें काम करना है हर कंट्रीज को, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये सब यूएनएफसीसी के अंडर है। तो ये कॉप हुई ना, सीओपी, क्योटो प्रोटोकॉल पर्टिकुलर कॉप है, मतलब सीओपी कोई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर है। पेरिस एग्रीमेंट सीओपी सर्टेन नंबर है कि इतने नंबर की मीटिंग है जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। 2030 तक है, 2030, 15 साल। कौन से गोल्स हैं, एसडीजी, 17 गोल्स और 169 टारगेट। कितने हैं, 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट है, ठीक है। चलो, अब यूएनएफसीसी के अंडर ये देखो, यूएनएफसीसी रेगुलर सबमिट्स नेशनल कम्युनिकेशंस। क्लाइमेट एक्शन की क्या डिटेलिंग है, क्या चल रही है उसके रिगार्डिंग बात करता है, ठीक है। फिर आपका सीबीडी, सीबीडी काम करता है फॉर द बायोडाइवर्सिटी पर्पस, ठीक है। जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट स्पीशीज हैं, जेनेटिक स्पीशीज है मेजरली, प्रमोट सस्टेनेबल यूज एंड इंश्योर फेयर शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। जो शेयर हो रहे हैं कंट्रीज में वो ढंग से शेयर हो, ठीक है। जो जेनेटिक ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए जरूरी है इसलिए वो शेयर हो रहे हैं, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी। तो उसको आप ढंग से यूज हो, ठीक है, फेयर एंड वाइज यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। उसके अंडर 2 प्रोटोकॉल आए हैं, 2 ट्रीटी साइन हुई है। 2000 में आई है कार्टेगेना प्रोटोकॉल, ठीक है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए काम करेगी। फिर नागोया प्रोटोकॉल, उसके अंडर सर्टेन रूल्स हैं, ठीक है, जो 2010 में आया। जो रूल्स रिगार्डिंग है, जो फेयर एंड एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग हो रही है ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं, कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो कार्टेगेना प्रोटोकॉल है इसका मेन एम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए रूल्स हैं। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में, ये एक्स इंश्योर करेगा फेयर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, 2010 में है। इसके ये प्रोटोकॉल मैं बार बार बता चुकी हूँ, इट्स अ ट्रीटी। एंड ये दोनों ट्रीटी हुई है किसके अंडर, सीबीडी। सीबीडी कब आया, 1992, यूएनएफसीसी के बाद, ठीक है। बायोलॉजिकल, इसी के रिगार्डिंग एक्ट बना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, ठीक है। और हमारे इंडिया में ये एक्ट है 2002 में आया, ठीक है, फॉर द जो एक्ट, इसके अंदर ये पर्टिकुलर स्पीशी सर्टेन रूल्स होंगे इस एक्ट के अंदर, ठीक है। बोर्ड काम करता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एनबीए, ठीक है। और स्टेट, ये नेशनल लेवल पे काम करता है और स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी काम करती है, ठीक है। इंडिया में है ये एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुई थी ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन के लिए काम कर रहा है, डेजर्ट के लिए, ठीक है। यूएनसीसीडी 1994 में आया था। ये क्या देता है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट देता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के सूखा ना पड़े कहीं, ठीक है। जहां सूखा पड़ रहा है वहां क्या फैसिलिटी है, भाई डेजर्ट है तो वहां क्या बेसिक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सो दैट लोग रह सके, क्योंकि उनकी वहां पे पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन वहां डिपेंड है, ठीक है। तो डेजर्ट सूखा बिल्कुल ना पड़ जाए, लैंड डिग्रेड ना हो, ठीक है, कोई सर्टेन एक्टिविटीज की वजह से ड्रॉट नहीं आ जाए, डेजर्ट का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन काम कर रही है, एजेंसी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन
कब आई ये? 1994 में बनी। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। रोटरडैम कन्वेंशन हुआ था, ये देखो, एक हमने पढ़ा था हजार्डस वेस्ट के लिए। कौन सा कन्वेंशन पढ़ा था हजार्डस वेस्ट के लिए? बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन, ठीक है, बेसल कन्वेंशन पढ़ा था। कब आया था? 1989 में। ठीक है, वो काम कर रहा था वही हजार्डस वेस्ट के लिए। अब रॉटरडैम कन्वेंशन आया 1998 में। ठीक है, वो काम कर रहा है हजार्डस वेस्ट तो है, फर्स्ट कौन से वेस्ट? केमिकल और पेस्टिसाइड्स। ठीक है, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स। ये क्या देखता है? ये कंसेंट बिफोर एक्सपोर्ट, बिफोर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग केमिकल्स जो हजार्डस केमिकल, जो बहुत रिस्की केमिकल्स हैं, जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में यूज आते हैं, इसीलिए वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। तो कंसेंट प्रायर परमिशन रिक्वायर होती है, इसमें ये रूल दे रखा है। ठीक है, चेक होता है क्या है, क्या केमिकल है, कितना जा रहा है, कितना पर्पस है, कितना रिक्वायरमेंट है, उसी अकॉर्डिंग जाता है। ठीक है, तो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के लिए जो हजार्डस वेस्ट है आगे ना बढ़े, ठीक है, उसके लिए कौन सा कन्वेंशन? रॉटरडैम। और हजार्डस वेस्ट, ओनली हजार्डस वेस्ट, एनी टाइप ऑफ वेस्ट, केमिकल्स आ गया, पेस्टिसाइड्स आ गया, एनी, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट आ गया, ई वेस्ट आ गया, व्हाटसोएवर, वो बेसल कन्वेंशन। ठीक है, केमिकल और पेस्टिसाइड्स के रिगार्डिंग वेस्ट, केमिकल्स के वेस्ट के रिगार्डिंग रॉटरडैम। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था 2001 में, मतलब वापस स्टॉकहोम में मिले 2001 में स्वीडन में। और हजार्डस केमिकल्स के रिगार्डिंग क्या रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए प्रोडक्शन की, कितनी प्रोडक्शन इनकी होनी चाहिए, लिमिटेशन लगा दी। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली देखता है परसिस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जो आपके डीडीटी होते हैं, डर्टी डजन, जो 12 डेंजरस केमिकल बैन कर दिए गए इसके अंडर। ठीक है, डायोक्सिन, पीसीबीज। ठीक है, इंडिया फेज्ड आउट सेवरल पीओपीज अंडर हजार्डस वेस्ट। 2016 में रूल बना इंडिया में। ठीक है, और उसमें पीओपीज, पीओपीज एक तरीके का हजार्डस केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर में बहुत से केमिकल्स आते हैं जो पीओपीज, उसका एक टर्म दिया गया, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के अंदर सर्टेन केमिकल्स आते हैं, जिसके अंडर इंडिया ने बहुत से केमिकल्स बैन कर दिए। ठीक है, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में, रिगार्डिंग पीओपीज के कुछ ऐसे हजार्डस केमिकल्स हैं जो जिनकी लिमिटेशन हो जानी चाहिए प्रोडक्शन में। ठीक है, जैसे आपका एसिड होता है, एसिड अटैक्स कुछ बढ़ गए होंगे, उस हिसाब से फिर वो लिमिटेशन, उसकी स्टॉक मार्केट में इजीली नहीं मिलता आपको, कोई ऐसे एसिड अब डायरेक्टली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे और भी कुछ केमिकल्स हैं, जैसे डीडीटी है, डायोक्सिन्स हैं, पीसीबीज हैं, ये टाइप्स ऑफ डेंजरस केमिकल्स हैं जो सोसाइटी में लाइसेंस बेस पे मिलने लग गए, इनकी प्रोडक्शन कम कर दी, बैन कर दिया। ठीक है, अगर जरूरी नहीं है तो बैन कर दिया। तो स्टॉकहोम में हुई थी कन्वेंशन 2001 में रिगार्डिंग द पीओपीज, पीओपीज दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स विच इज डेंजरस फॉर द सोसाइटी। ठीक है, फिर हुई थी 2002 में रियो समिट, रियो दी जेनेरियो में। रियो दी जेनेरियो कहाँ है आपका? रियो दी जेनेरियो, रियो दी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील, ब्राजील एंड साउथ अमेरिका। वहां पे 10th लेवल की सबमिट हुई थी रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, लोकेशन आपकी और ज्यादा देखो कि रियो दी जेनेरियो एक जगह है, उसके अंदर कहाँ हुई थी? ठीक है, जोनासबर्ग। उसके बाद ये तो हुई 2002 में वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो प्लस 10। रियो प्लस 10 एक्चुअली इसलिए नाम दिया गया है, रियो दी जेनेरियो जो कि जगह है साउथ अमेरिका में, ब्राजील कंट्री है, उसमें रियो दी जेनेरियो जगह है। ये 10th लेवल की मीटिंग है रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसलिए इसका नाम दे दिया गया रियो प्लस 10। ठीक है, मतलब 10 मेंबर्स और ऐड हुए और ये 10th लेवल की समिट है। ठीक है, अर्थ समिट कहते हैं इसको। फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में, इन साउथ अमेरिका। ठीक है, और जो 10th मीटिंग ऑफ लेवल समिट हुई वो आपकी हुई साउथ अफ्रीका में, जोनासबर्ग में। ठीक है, जिसमें एजेंडा 21, मतलब 21 तरह के एजेंडा डिसाइड किए गए फॉर द अर्थ पर्पस। अर्थ समिट, वही तो अर्थ समिट ही कहते हैं उसे, यूएनईपी की जो अर्थ समिट हुई थी ना, जो अर्थ, उसे अर्थ समिट ही कहते हैं। जो 1992 में यूएनईपी की एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली हुई थी 72 में,
स्टॉकहोम कन्वेंशन। दूसरी 10 साल बाद हुई नैरोबी कन्वेंशन 82 में। फिर 1992 में यूएनईपी की हमने एक और पढ़ी थी ना 1992 में, यूएनएफसीसी सी, इसको कहेंगे नहीं, ये एक एजेंसी सेटअप हुई जो क्लाइमेट के रिगार्डिंग देख रही थी, ठीक है। एक तरीके की अर्थ समिट यूएनईपी की वापस हुई, ठीक है। अर्थ समिट कहेंगे यूएनईपी रिगार्डिंग द पर्पस। इसमें एजेंडा 21 लाए गए, 21 तरह के एजेंडास डिसाइड किए गए। कहाँ पे हुई? जोनासबर्ग, साउथ अफ्रीका। इसको क्या कहेंगे? रियो+10। रियो+10 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इट्स अ 10th लेवल मीटिंग रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज अर्थ समिट, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसको अर्थ समिट कहते हैं। ये वाली आई 2002 में थी, पर ये वाली जो हुई थी वो 1992 में हुई थी, यूएनईपी की रिगार्डिंग, ठीक है। और सबसे पहली कहाँ हुई थी? रियो दी जेनेरियो, इसलिए वहां से नाम चलता गया रियो+, रियो 1, रियो 2, रियो 3, ऐसे ही रियो 10 है, ठीक है। फिर आता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, हमने पढ़ा था यूएनएफसीसीसी के अंडर है, ठीक है। 97 में माना गया। कब आया ये एक्चुअल में फोर्स ऑन द पेपर्स? 2005 में, ये याद रखना, ठीक है। लीगली बाइंडिंग है, जो भी इसको साइन करेगा वो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। पहली बात तो किसके रिगार्डिंग काम कर रहा है? और जो आए कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मेजरली ये काम कर रहा है कि ओजोन लेयर किसके अंडर है? यूएनएफसीसीसी, बताया मैंने बार बार, उसके अंडर है ये। किसके लिए काम कर रहा है? और ट्रीटी साइन हुई आगे यूएनएफसीसी के बाद क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में इसका लाने का विचार लाया गया, काम करते रहे, 2005 में आ गया, ठीक है। ये काम करेगा सिर्फ रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, ठीक है। उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशन बनेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर बनेंगे, ठीक है। और बेसिकली किसके लिए काम कर रहा है? कार्बन, कार्बन की जो एमिशंस होते हैं उसके रिगार्डिंग क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। मिनामाता कन्वेंशन हुआ था 2013 में। मिनामाता कन्वेंशन इज रिलेटेड टू मर्क्यूरी पोल्यूशन। जो आपके थर्मामीटर होता है ना, क्या होता है? थर्मामीटर, थर्मामीटर होता है ना बुखार नापने का। तो थर्मामीटर के अंदर जो वो बार दिखती है जो आपका मेजर करती है, ठीक है, आपका बॉडी का टेम्परेचर, तो वो जो बार होती है वो मर्क्यूरी होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी। एंड दैट इज बेसिकली अ केमिकल पर्पज से ही बना हुआ है वो, ठीक है। तो उसका पोल्यूशन सिर्फ, वो तो एक थर्मोमीटर एग्जाम्पल दिया एक, और भी मर्क्यूरी एज अ पोल्यूटेंट, एज अ सब्सटेंस या रॉ मटेरियल यूज हो रहा है इंडस्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रीज में, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन। तो वो क्या है? नदियों में केमिकल वेस्ट के साथ बह के आ रहा है, ठीक है। तो वो आपकी ह्यूमन और हेल्थ और एनवायरमेंट को वेस्ट बर्बाद करेगा। उसको प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली मिनामाता कन्वेंशन है मर्क्यूरी के पोल्यूशन को रोकने के लिए, याद रखना, ठीक है। मिनामाता कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वर्किंग रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन और हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम मर्क्यूरी पोल्यूशन। कब आया? 2013 में, ठीक है। UN 30 2030 दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मैंने क्या कहा था? पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, ठीक है। उसके अंदर 2030 ये आ गए ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और 169 टारगेट्स। उससे पहले क्या थे? MDGs 2000 में, 2000 में आया 15 साल के लिए हम लेंगे। फिर 2015 में हुआ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में UN 2030 एजेंडा लिया गया, मतलब 2030 तक हम एक सर्टेन गोल्स डिसाइड करेंगे। वो क्या नाम दिए गए? SDGs विथ 169 टारगेट्स और 17 गोल्स जिसपे हम काम करेंगे। MDGs में थे 8 गोल्स, MDGs में खाली 8 गोल्स थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने हैं? 17 गोल्स हैं। SDGs में 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। जो बेसिक जो इसमें देखा गया गोल कि पावर्टी खत्म करनी है, और एडिशन हुए गोल्स में, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग काम करेंगे, सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग काम करेंगे। ये 17 गोल्स हैं टोटल, ठीक है। तो UN 30 अडॉप्टेड इन 2015। वो 2015 क्या था? पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कहेंगे क्यों? क्योंकि ये पेरिस में मिले थे और वहां पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ था रिगार्डिंग द UN 2030 एजेंडा, ठीक है। आ रही बात समझ में? किससे रिलेटेड है ये? पेरिस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है पेरिस में, दैट इज इनफ, ठीक है। ये रहा,
2015 में साइन हुआ, आया कब, लागू कब से हुआ, 2016 में, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाए इसलिए एसडीजीज लाए गए, लीगल बाइंडिंग है सब कंट्रीज पे, ठीक है, जो भी जिसने भी इसको साइन किया है। माना जाएगा कि 2 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस इंडस्ट्री लेवल जो पोल्यूशन कर रही है, जो हीट प्रोवाइड कर रही है आपको एनवायरनमेंट में, जो दे रही है, जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, वो 2 डिग्री से मतलब थोड़ा 0.5 डिग्री कम होने जा रहा है। कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी पे काम करो, कुछ ऐसा काम करो, ठीक है, जिससे एमिशंस कम हो, एमिशन कम होंगे, कार्बन कम होगा, ओजोन लेयर कम होगी, तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। किगाली एग्रीमेंट आया था, अमेंडमेंट टू मोनिट्रल प्रोटोकॉल, मोनिट्रल प्रोटोकॉल रिगार्डिंग द, किसके रिगार्डिंग था मोनिट्रल प्रोटोकॉल, मोनिट्रल प्रोटोकॉल ये रहा देखो, HFCs, ये रहा मोनिट्रल प्रोटोकॉल, हमने पढ़ा था मोनिट्रल प्रोटोकॉल, ये रहा देखो, मोनिट्रल प्रोटोकॉल 1987 में आया था, ठीक है। CFCs और HCFCs पे इसने काम किया आफ्टर वियना कन्वेंशन, वो खाली ओजोन लेयर के लिए काम कर रही थी, और एड हुआ रूल्स करे तो मोनिट्रल प्रोटोकॉल आया, ठीक है, ट्रीटी साइन हुई 87। जो CFCs HFCs के लिए काम करी, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट होने में हेल्प करेगी कि कम डिप्लीट हो, ठीक है, ओजोन लेयर कम डिप्लीट हो, इसीलिए मोनिट्रल प्रोटोकॉल है। और थोड़ा और इस पे एग्रीमेंट हुआ, मोनिट्रल प्रोटोकॉल और रूल्स ऐड करे गए, ठीक है। किगाली रवांडा, रवांडा जगह है, ठीक है, किगाली एग्रीमेंट, किगाली जगह है रवांडा में, ओके, आपके अफ्रीका के इधर, वहां पे रवांडा जगह है, उस रवांडा में एक रवांडा इज द कंट्री, ठीक है, वहां पे एक जगह है किगाली, वहां पे एग्रीमेंट हुआ। मोनेट्रल प्रोटोकॉल में और कुछ चेंजेस करने, एडिशन करने, क्या करने हैं, 197 कंट्रीज इससे साइन हुए, साइन करा है। HFCs which are potent greenhouse gases used in refrigeration, air conditioning, aerospace, एरोजोल स्पेस और अंदर गए, ठीक है, और डीप स्टडी करी कि HFCs, ठीक है, हम कर रहे काम, पर HFCs किस पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे गए, ये HFCs रिलीज करते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स पे कम वो देखा जाए, ठीक है। बट HFCs और देखेगा भी एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन, एरोजोल स्प्रे, तो उनको बोला कि फ्रिज की टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजीज ऐसी लाओ कि जिससे HFCs कम रिलीज हो, तो वो किगाली एग्रीमेंट बना, ठीक है। तो ये बेसिक एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स थे जो हमने पढ़े, ठीक है, बेस्ट फॉर द योर एग्जाम पर्पस, ये लास्ट ये क्लास जाना, दैट इज इनफ, इसके अलावा कोई कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। सो दिस इज बेसिक ट्रीटीज, और जो प्रोटोकॉल्स है, जो कन्वेंशन हुए, ईयर याद रखना, क्या बेसिक एम है वो याद रखना, ठीक है, कहाँ हुआ, किस प्लेस पे हुआ, ये याद रखना, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आ रही बात समझ में? सो दिस इज सीरीज वाइज, ठीक है, आपकी ईयर वाइज ही है, ऐसे सीक्वेंस में मैंने ये आपको PPT बना के दिखाई है नोट्स में, ठीक है। तो ऐसा का ऐसा डायरेक्टली याद करते जाना, सो दैट आपकी स्टोरी बनती जाए और कनेक्ट होता जाए, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।